वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। देश में संसद का सत्र शुरू हो गया है। नई सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र है। इसके साथ ही बिहार में मॉनसून सत्र, बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख भी आ गई है। और एक सवाल फिर से बिहार की फिजा में उड़ने लगा है कि जो 7 विधायक बागी हुए थे उनका क्या होगा। क्या वो अभी भी जिस तरीके से जब बागी हुए थे और सत्ता सरकार के साथ बैठे नजर आ रहे थे, वो क्या अभी वहीं बैठे नजर आएंगे। 130 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कानून में ऐसा लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पूरे मसले पर आज विस्तार से बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 वरिष्ठ साथी। वेद प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेश कुमार सिंह जी जुड़ेंगे कुछ देर में, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार बातचीत शुरू करने से पहले मैं उन 7 जो बागी विधायक हैं उनके नाम बता देता हूं। चेतन आनंद शिवहर से राजद के विधायक थे, नीलम देवी मोकामा से राजद के विधायक, प्रहलाद यादव सूरगढ़ा से राजद के विधायक, संगीता कुमारी मोहनिया से राजद की विधायक, भरत बिंद भभुआ से राजद के विधायक, सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से कांग्रेस के विधायक और मुरारी गौतम चेनारी से कांग्रेस के विधायक। तो ये 7 वो विधायक हैं जिन्होंने, जब नीतीश कुमार ने फैसला किया कि उनकी गाड़ी अब और नहीं खींच पाएगी तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ और वो बीजेपी के साथ वापसी करते हैं, इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए में शामिल होते हैं, तब इन 7 लोगों को हमने बागी होते देखा था। और अब की जो तस्वीर है उसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, क्या जो विधानसभा की सूरत है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्या बिहार की सरकार खतरे में है, क्या बिहार में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं, सब पर विस्तार से बात करेंगे। पर सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये 7 विधायक अब भी सदन के अंदर हैं, जबकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। जो बिहार के स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के नंदकिशोर यादव, उनके हाथ में पूरा दारोमदार है कि वो क्या फैसला लेते हैं। मगर अब तक का जो घटनाक्रम रहा, आलोक जी, वेद जी, मैं आप लोगों से पहले तो, क्योंकि आप लोग लगातार इस पूरे मसले पर नज़र रखे हुए हैं, लंबे समय से आप लोगों से इस विषय पर बात हो भी रही है, और अब जब फैसले का दिन एक बार फिर से आ गया है कि मानसून सत्र की तारीख सामने आ गई है, ऐसे में आप क्या रोड मैप आपको दिख रहा है? सरकार की तरफ से क्या रुख रहेगा, विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है इन 7 विधायकों की तरफ से, और नंदकिशोर यादव क्या कर सकते हैं? आलोक जी, पहले आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। पर अब नंदकिशोर जी क्या करते हैं या क्या रुख होता है, अल्टो गत्वा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नंदकिशोर यादव। कि भी जो स्पीकर, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ही सारा दारोमदार है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ की जहां तक मुझे जानकारी है और जिस नंबर में ये लोग हैं, जिस पार्टी, पेरेंट पार्टी से ये निकले थे, उस हिसाब से तो दे शुड फेस आउटस्टर। इनकी तो सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है, जो लॉ कहता है उसके मुताबिक। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, क्या लोकतंत्र कारण में है? बहुत पेचीदियां होती है, क्या तरह जो तरह के। विधानसभा में विधायकों की स्थिति है वो एक बड़ा कारण है ये बड़ा फैसला न हो जाने के पीछे? कारण क्या मानते हैं, क्यों अटका हुआ है? एक लंबा अरसा बीत गया है और इन विधायकों पर फैसला लगातार आप देखिए अटका हुआ है। ये मेरे लिए भी कौतूहल का विषय है कि ये अभी तक, सौरभ जी, लटका क्यों हुआ है, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ इमीडिएट लागू हो जाता है। लेकिन मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि किस लॉ के तहत ये इतने दिनों तक लंबित रह गया है। ये मेरी भी जानकारी से परे है, अगर सही माने में पूछिए तो। बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, आप भी इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं कि
7 विधायक बागी होते हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, अगर उसको देखा जाए उसके कानून के मुताबिक, तो वो इन 7 विधायकों के खिलाफ जाता दिखता है। उसके बावजूद ये कार्रवाई लंबे समय से अटकी हुई है। तो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स, क्या कारण देख रहे हैं आप? जी, बिल्कुल आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के लिए आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने जिस तरह से दल बदल किया है, और उस दल बदल करने के बावजूद आपने देखा है कि एक लंबे समय के बाद भी इन पे कोई कार्रवाई न होना, तो सौरभ जी, सामान्य सी बात है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो सामान्यतः सत्ता पक्ष के होते हैं। तो आप सियासी तौर पे इस गणित को समझ सकते हैं कि ये आसान सी बात है। तो विधानसभा जो फैसले लेने होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को लेने होते हैं, और आरजेडी ने तो व्हिप भी जारी किया था। और दल बदल कानून की व्याख्या को अगर देखेंगे तो आप सामान्यतः ये पाएंगे कि इनको अभी तक बर्खास्त हो जाना चाहिए था, और इसमें विलंब हो रही है। तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष को फैसले लेने होते हैं। और मैं जहां तक मैं समझता हूं कि दल विधायक कानून की अगर व्याख्या करेंगे तो आप पाएंगे कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए विधायक को अपनी विधायकी बचाने के लिए। अगर आप दल बदल कानून को देखते हैं तो इनकी विधायकी मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे चली जाएगी, अगर विधानसभा अध्यक्ष इन चीजों की गंभीरता को समझते हैं तो। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बिहार में एक फिर से एक बार ये सवाल उठ गया है कि ये जो 7 बागी विधायक हैं, इनका क्या भविष्य होगा। और पिछले लंबे समय से एक अरसा बीत गया है जब लोग को लग रहा था कि भाई शायद कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जो नियम कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आप लोग जानकार लोग हैं, आपके हिसाब से कारण क्या है, क्यों नहीं नंदकिशोर यादव इसके खिलाफ फैसला ले पा रहे हैं? देखिए, अगर हम अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो सिर्फ 7 विधायक नहीं, जो फरवरी में जो दल बदल कानून का बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर से उल्लंघन किया गया, उसके बावजूद भी उनकी सदस्यता अभी तक कायम है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका अगर हम उस पूरी घटनाक्रम को देखेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जब दल बदल कानून के तहत उनके विरोध में जाके सत्ता पक्ष के फेवर में जाके वो जब उनके साथ बैठे और उनके साथ साफ दिखा, स्पीकर खुद मौजूद थे वहां पर, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कांग्रेस पार्टी ने अनुशंसा भी किया अध्यक्ष महोदय को। आरजेडी ने उस समय अनुशंसा नहीं किया था। अभी हमारी बातचीत हुई थी, तो बातचीत में दौरान चूंकि चुनाव आ गए थे, लोकसभा चुनाव, उस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन चूंकि अब मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें कई ऐसे विधायक हैं कि और भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि मौजूदा अगर विधानसभा की स्थिति आप देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब ओथ ले रहे थे उस समय उनके पास उनके समर्थन में 126 विधायक थे, यानी कि बहुमत से 2 विधायक अधिक थे। 7 विधायक के आने के बाद वो संख्या 133 हो जाती है। कुल मिलाकर देखें तो नंदकिशोर जी चूंकि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अभी तक उस पर कुछ भी जवाब वो देने की स्थिति में नहीं है। और फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ये लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि ये सारा कुछ अधिकार क्षेत्र स्पीकर का था। और स्पीकर को इस तरह से अगर हम देखेंगे 1985 में जब जैसे एक संविधान संशोधन के बाद दल विधेयक कानून जब लागू हुआ तो इसे साफ तौर से दिखा गया था कि व्हिप जारी होने के बावजूद भी अगर विधायक उनके विरोध जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता नहीं गई है। तो ये सब कुछ अध्यक्ष के पाले में है। और सवाल ये है कि चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए मौजूदा स्थिति में अगर हम देखें तो ये काफी गंभीर मामला, और कई ऐसे विधायक हैं जो और भी पाला बदल सकते हैं, इसकी संभावना है, जो चर्चा भी चल रही है बिहार में। जी बिल्कुल, बड़ी बात आपने बोली कि जो बागी हैं वो तो है ही, इसके अलावा भी तमाम विधायक अपना पाला बदल सकते हैं। और ऐसे में भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है स्पीकर की, और यहीं से वो बात भी उठ के आती है कि क्यों सत्तारूढ़ दल के लिए हमेशा स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण होता है। और जो भी सरकार चलाने वाला दल है वो उसको प्रयास करता है हर हाल में स्पीकर हमारा ही हो, हमारे भरोसे का ही आदमी हो। ये सवाल भी उभर कर निकल के इससे आता है कि स्पीकर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे मसलों पर। और ऐसे मसले सिर्फ बिहार में नहीं और अन्य राज्य में भी हमने अक्सर देखा है। महाराष्ट्र का मामला हमने देखा, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट से जब
फटकार लगी कि जल्दी इसमें फैसला करिए, तब स्पीकर ने वहाँ पर जो अयोग्य देने थे विधायक उनको लेकर फैसला सुनाया। तो बिहार में भी मामला फिलहाल वहीं अटका हुआ है। नंदकिशोर यादव के बारे में अभी आपने बताया कि वो फिलहाल कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जो विधायक हैं 7 बागी विधायक, अगर वो अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं, मान लीजिए अगर ठहरा दिए जाते हैं, तो फिर सरकार की स्थिति क्या कमज़ोर हो जाएगी? तो आंकड़ों की अगर बात करें तो जो पाला बदलने वाले 7 विधायक हैं, अगर उनको हटा दें तो सत्ताधारी गठबंधन के पास फिलहाल 126 विधायक हैं, माने कि बहुमत से मात्र 3 ज़्यादा। तो बहुत ही करीबी मामला है भी ये। तो मेरा आप तीनों से सवाल अब यही है कि जो स्थितियां हैं और जो हम रुख देख रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव के बाद हम रुख देख रहे हैं दोनों पार्टियों का एक दूसरे के प्रति, ऐसे में जो दो सवाल मुख्य तौर पे उभर के आ रहे हैं कि क्या बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्या ये सरकार टिक पाएगी? क्योंकि लगातार इस तरह के बयान तेजस्वी यादव की तरफ से आते भी रहते हैं कि तैयारी करिए चुनाव की, बहुत दिन ये सरकार नहीं चलने वाली है। तो इस पर आप लोगों से जवाब चाहूंगा। आलोक जी, सरकार को क्या खतरा है? देखिए सौरभ जी, जो मेरी जानकारी में है कि अगर 1/3 मेजॉरिटी से कोई आदमी किसी दल को छोड़ता है, कोई ग्रुप, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, अन्यथा किसी भी सूरत में उसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए जी। तो ये चीज नंदकिशोर जी किस तरीके से इस पर अपना रूलिंग देंगे, ये देखने वाली बात होगी। पर जो लॉ कहता है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इनकी सदस्यता रद्द भी हो जाती है तब भी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार अपना पूरा टर्म पूरा करेगी, क्योंकि बहुत से मामले हैं जिसके कारण लोगों को कभी कभी सोचने को विवश होना पड़ता है। अभी तेजस्वी यादव के ऊपर केस चल रहा है और तेजस्वी यादव के ऊपर केस अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो गई सेंटर के एजेंसियों द्वारा तो सारा मामला यहाँ पर फिर से एक बार डीस्टेबलाइज हो जाएगा और आगे की राह राजद के लिए कठिन हो जाएगी। बिल्कुल। तो केंद्र से दबाव की बात कर रहे हैं आलोक जी। मैं वेद प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, जो मौजूदा हालात हैं विधानसभा के, और विधानसभा के अंदर जब आप गणित आंकड़ों की बात करें कि किसके पास कितने विधायक हैं, अगर इस लिहाज से बात करें, और फिलहाल जो 7 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है नहीं होना ये बात की बात है, क्योंकि स्पीकर के विवेक पे तय करता है कि कितने दिन में वो फैसला लेते हैं। तो क्या सरकार को कोई खतरा है फिलहाल की स्थिति में? और जो तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कैसे देख रहे हैं आप? जहां तक मेरा मानना है, और राजनीति में तेजस्वी यादव इस तरह के जो उनकी बयानबाजी है अपनी, मैं समझता हूं कि अभी 7 विधायकों को लेकर वो असमंजस की स्थिति नहीं है कि सरकार के पास अभी बहुमत को 126 और उसे प्लस 2 या 3 ज्यादा ही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के संदर्भ में इस तरह की तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर किन संदर्भों में बातों को रख रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि सरकार को अभी वर्तमान समय में सरकार को किसी तरह का खतरा है। और रही बात 7 विधायकों की, तो इनकी बर्खास्तगी तो तय है जहां तक मैं समझता हूं। तो हो सकता है कि 7 विधायकों की बर्खास्तगी के बावजूद उपचुनाव देखने को मिले, ये और बात है, लेकिन सरकार को फिलहाल कोई खतरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। राजेश जी, आपके अनुसार क्या मामला ठीक रहेगा? जो गठबंधन बना है और एनडीए का, नीतीश कुमार साथ आ गए थे बीजेपी की, वो भी चलता रहेगा, या जो जिस तरह की बात लगातार तेजस्वी कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव प्रचार के दरमियान भी कह रहे थे कि चुनाव जल्दी होंगे, तैयार रहिए, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार, अपने समर्थकों को लगातार वो अपील कर रहे हैं, तो क्या कुछ संकट है उसको लेकर? देखिए, फिलहाल इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि अगर हम देखें तो दिसंबर तक चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं महाराष्ट्र दिल्ली के साथ। तो ऐसी स्थिति में जहां तक आप लोकसभा के जो नतीजे हैं उसके बाद जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं की अगर बात करें तो एक रणनीति बना रही है उन लोग की, कहाँ उनसे चूक है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन लोगों के सामने ये है कि उस चूक को कैसे पूरा करें। लेकिन जहां तक मौजूदा स्थिति की बात करें, वर्तमान सरकार की बात करें, नीतीश गवर्नमेंट की सरकार की बात करें, तो फिलहाल उन्हें कोई खतरा
दिख नहीं रहा है। बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले 10 ऐसे विधायक हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी चल रही है, वो भी पाला बदल के एनडीए के समर्थन में आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चेनारी के गौतम जी कांग्रेस से विधायक थे, उन्होंने जब वोटिंग का समय आया तो उन्होंने नीतीश सरकार के समर्थन में वोट किया। अब मामले सामने ये आ रहे हैं कि शायद गौतम फिर से अपने पार्टी में वापस आ सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं चूंकि चलेगी, चूंकि 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें कि अगर अनुशंसा करने के बाद भी इन 7 विधायकों को अगर हम देखें तो अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नोटिस भी नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हो सकता है कि ये लोग कोर्ट का रुख भी करें। तो कोर्ट में जाने पर निर्णय, अगर कोर्ट में जाते हैं ये लोग तो स्वाभाविक है कि 2-3 मंथ डिले होगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे। तो ये स्थिति ये साफ दर्शाता है कि फिलहाल जो जिस तरह से जो हालात है वहां पे बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार अपने समर्थन को लेकर, खासतौर से जो 126 का उनका समर्थन बहुमत से वो आगे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो एक रणनीति के तहत जो बिहार के अंदर जो चल रहे हैं मौजूदा स्थिति कि कौन पार्टी किसके साथ जाएगा, कौन विधायक कहाँ जाएगा, क्योंकि पाला बदलने की संभावना एनडीए की ओर से भी हो सकती है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कटेंगे, जो जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, तो वो भी अपने टिकट की तलाश में हो सकता है कि वो महागठबंधन की ओर रुख करें। तो इस तरह की चीजें, तस्वीर आने वाले दिनों के अंदर निश्चित तौर से देखने को मिलेगी सूबे के अंदर। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पाला बदलने की जो बात है वो सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं रहेगी। एनडीए की तरफ से कुछ लोग इधर भी आ सकते हैं और आरजेडी और उनके गठबंधन की तरफ से कुछ लोग बीजेपी की तरफ से भी आ सकते हैं। मतलब दोनों की तरफ से ही लगातार ये प्रयास चल भी रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुझे लगता है तमाम विधायकों को भी, तो जो मौसम वैज्ञानिक वाली बात होती तो तमाम विधायक मौसम वैज्ञानिक भी होते हैं, तो उस लिहाज से भी वो गुणा गणित लगा रहे होंगे कि किस तरफ रहना ठीक रहेगा विधानसभा चुनाव के लिहाज, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम अलग चुनाव है और विधानसभा चुनाव एकदम अलग चुनाव है। और लगातार हमने तेजस्वी यादव को जो तेवर देखे हैं वो लोकसभा चुनाव के दरमियान भी तमाम जानकार, आप जैसे लोग जानकार कहते थे कि वो उनकी नज़र विधानसभा चुनाव पे है। लोकसभा चुनाव लड़ जरूर रहे हैं, मगर जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं और फिर से 15 अगस्त से बता रहे हैं दोबारा से यात्रा बिहार पर निकलने वाले हैं तेजस्वी, तो उनकी नज़र पूरी तरीके से विधानसभा पर, बिहार का नेता बनने पर, बिहार के मुख्यमंत्री, एक ही लक्ष्य उनका जैसे नज़र आता है वो उसी तरफ केंद्रित नज़र आते हैं। मैं ये जो 7 विधायकों का पूरा मामला है उस पर जानना चाहूँगा। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बागी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने राज्यसभा के दौरान वोटिंग के दौरान गड़बड़ की थी, उनके खिलाफ वो सख्त स्टैंड लेने वाले हैं। सबूत जुटाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार के अंदर विधानसभा का जो सदन शुरू होने वाला है 22 तारीख से, तो सदन के अंदर हम किस तरह की चीज़ें देखने वाले हैं? क्या 7 विधायकों के मसले पर हंगामा होने वाला है, काम रुकने वाला है, किस तरह का एग्रेशन देखने को मिलेगा? इसको लेकर क्या रूपरेखा है पार्टियों में? राजेश जी, आप बताइए। निश्चित तौर से देखिए, विपक्ष की ओर से जो 22 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू होगा, आगाज होगा, तो जो उनके 7 विधायक हैं जिन्होंने पाला बदला, अभी तक उन पर अध्यक्ष ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक उन्हें नोटिस भी नहीं भेजा गया है। तो ये काफी गंभीर मामला है। निश्चित तौर से इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे विपक्ष। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के अंदर जो हालात अभी फिलहाल हैं, जो चूंकि दिसंबर तक संभावना है लोकसभा चुनाव होने की, तो ऐसे में सारे विधायक जो हैं ये वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मेरा सीट सुरक्षित हो, यानी कि हमें टिकट मिल रहा है जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दल बदल की अगर स्थिति को हम देखें तो कई सारे विधायक इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी आ सकते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार पर कोई भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, और नहीं आरजेडी इस तरह की पहल करेगी, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होने हैं। और जिस तरह से वो अपने आप को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव युवाओं के नेता के रूप में, जिस तरह से उन्होंने रोजगार का एक मसला सामने रखा, युवाओं को आकर्षित किया अपनी ओर, तो ये मूल भाव को लेकर आम लोगों के बीच अपनी पैठ को और कैसे मजबूत बनाएंगे, इस रणनीति पर महागठबंधन के नेताओं की एक रणनीति बन रही है, एक रोड मैप बन रहा है। उसके जरिए वो जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि चूंकि जुलाई में मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो इस 7 विधायकों का मामला भी काफी गर्माहट रहेगा विधानसभा सत्र के दौरान। जी बिल्कुल। वेद जी, किस तरह के मतलब माहौल, मूड हम देखने वाले हैं विधानसभा के अंदर जब सदन शुरू हुआ है, उसको अंदर को लेकर, कार्रवाई को लेकर, एग्रेशन को लेकर क्या कुछ योजना बन रही है विधानसभा सत्र में? क्या किस तरह का मूड देखने वाला है? देखिए, बिल्कुल है, ये मानसून सत्र के शुरुआत के दिनों में आपको ये देखने को मिलेंगे
कि तेजस्वी यादव हमलावर होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और राजनीति में ऐसा होता है कि अपने आप को अपनी सक्रियता बनाए रखने के लिए जो तमाम ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भुनाने की भरपूर कोशिश होती है। और मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव को लेकर उनका जो अपना एक मतलब अग्रेसिव अप्रोच रहा है, आप देखेंगे कि जैसे-जैसे समय नज़दीक आ रहा है, तो स्वाभाविक है उनका संघर्ष, वो अपना संघर्ष बड़ा करेंगे और विधानसभा पे उनका फोकस लाज़मी है। और इन तमाम मुद्दों को, जो 7 विधायकों की बर्खास्तगी को लेकर वो हमलावर रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और तेजस्वी यादव रणनीति और उनकी जो अपनी रणनीति है, खासकर युवाओं को रोजगार को लेकर, तो ये तमाम मुद्दे मैं समझता हूँ कि मानसून सत्र के शुरुआत के दिनों में आपको इन चीज़ों को लेकर वो मुखर दिखेंगे। बिल्कुल मुखर दिखेंगे। मगर आलोक जी, आपको याद होगा जब विधायक अपना पाला बदल के सत्ता दल के साथ बैठ गए थे आके, और उसके बाद तेजस्वी यादव का जब सदन के अंदर भाषण हुआ था तो उसमें वो काफ़ी नर्म दिखाई दिए थे। मुझे अच्छे से याद है कि चेतन आनंद के लिए उन्होंने जिस तरीके से बोला था कि मुझे पता है तो मेरे छोटे भाइयों को मजबूरी रही होगी, नीलम देवी के लिए भी बात कही थी, नीतीश कुमार पर भी वो उस तरीके से हमलावर नजर नहीं आए थे, तो उसमें बड़ा नर्म रुख उन्होंने अपनाया था और उसकी बड़ी तारीफ भी हुई थी। लोगों ने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर उभर के सामने आए हैं और इस तरह की विद्रोह के बाद भी वो उनका गुस्सा नजर नहीं आ रहा है चेहरे पर, ना उनकी भाषा पर। अब जो सदन शुरू होने वाला, सत्र शुरू होने वाला, आलोक जी क्या लगता है, क्या वही रुख रहेगा, नरम रुख, या इस बार तेजस्वी थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आने वाले हैं? इस बार तेजस्वी, उस बार उन्होंने मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव किया था। उनको पता था जो बागी है और चले तो गए ही हैं, तो अब ये वापस तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने, बट इस बार वो अग्रेसिव होंगे। और मुझे लगता है कि ये 7 विधायक जो बागी हैं, शिवहर से लेके और भभुआ मोहनिया तक, ये सब बर्खास्त होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में जिन केसेस से लदे हुए चल रहे हैं तेजस्वी यादव, उस पर क्या रुख होता है, उस पर बिहार की राजनीति बहुत कुछ डिपेंड करेगी कि ये दिशा किस तरह पलटेगा। अगर उनको कुछ नहीं हुआ और वो इसी तरीके से चले तो डेफिनेटली ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ग्राउंड लेवल पर उनकी वोट बैंक मजबूती से खड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो केसेस में जो इन्वॉल्व है, उस पर क्या रुख होता है और किस तरीके की कार्रवाई होती है, उसके बाद ही सारा कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा देखना विधानसभा के अंदर क्या होने वाला है। मगर जब आंकड़ों की हम बात करें तो जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कई विधायक सांसद बन गए। अगर आप देखें तो 4 विधायकों के सांसद बने हैं और उसमें एक के इस्तीफा देने के बाद सत्ता पक्ष से 2 और विपक्ष के 3 विधायक कम हो गए। तो सब जगह उपचुनाव भी होने हैं। तो मेरा उपचुनाव को लेकर आप लोगों से सवाल है कि अब जो सदन में होने वाला है वो तो हम देखेंगे ही, विपक्ष एग्रेसिव रहेगा, जाहिर सी बात है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो विपक्ष ने जो उम्मीद लगाई होगी मुझे लगता है उसके अनुकूल नहीं रहे। पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन था, मगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ उस तरीके से बिहार से भी लोगों को उम्मीद रहेगी विपक्ष के लोगों को, पर वहाँ वैसा रिजल्ट साफ तौर पर नजर नहीं आया। तो उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव को भी तमाम लोग कहेंगे कि देखिए विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसका सेमीफाइनल होने वाला है, तो ऐसे में जो उपचुनाव होने हैं राजेश जी, उसके बारे में बताइए क्या योजना रहने वाली है विपक्ष की, तेजस्वी यादव की, और बताया जा रहा है कि एक बैठक भी होने वाली है सत्ता दल की, जदयू की, 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी उनकी होनी है। तो आपको क्या लगता है जो आने वाले उपचुनाव वो कितना महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, दोनों ही दलों के लिए, और उसको लेकर क्या योजना रहने वाली है? क्योंकि चूंकि विधानसभा चुनाव के पहले ये एक चूंकि सेमीफाइनल है और ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष की बात करें, खासतौर से अगर हम तेजस्वी की यहाँ बात करें, चर्चा करें, तो आपने जैसे पहले बताया तो वो यात्रा पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं के अंदर उनकी जो एक पैठ बनी है, उन खासतौर से युवाओं को अपनी ओर और कैसे आकर्षित करें, कई सारे नीति है, नीति के साथ उनको कैसे जोड़ें, खासतौर से जो केंद्र में जिस तरह की घटनाक्रम चल रही है, और आप देखेंगे कि नीट का जिस तरह के एग्जामिनेशंस हुए हैं, जिस तरह के रिजल्ट ये सामने आ रहे हैं एपिसोड, तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और खासतौर से जो बेरोजगारी, जो अपने सूबे के अंदर जो बेरोजगारी अहम मुद्दा है,
युवाओं के अंदर, चूंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिख लिए हैं लेकिन उनकी नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो जिस तरह के इन्होंने आश्वासन दिया है तो स्वाभाविक तौर से वो लोगों को अपनी ओर ही खींचने की कोशिश करेंगे और सेमीफाइनल में ये अच्छा प्रदर्शन करे, उम्मीदवारों का चयन अच्छे तरीके से करे। इन बातों पर वो गंभीरता से वो उनकी उनकी नजर है और शायद यही वजह है कि महागठबंधन के लोग एकजुटता के साथ इस बार सेमी उपचुनाव जब होंगे तो अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे ताकि किसी भी तरह सत्ता पक्ष के तरफ वो रुख न जाए, यानी कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो निश्चित तौर से जीत कर आए, उनका मनोबल बढ़े। इन बातों पर उनका खास तौर से फोकस होगा। जी बिल्कुल, ये तो आपने विपक्ष की बात कर दी, सत्ता पक्ष की भी तो तैयारी होगी कि वो कैसे अपने जो लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन है उसको मेंटेन कर पाएं और जनता के बीच ये कि मैसेज देने का काम करें, ना सिर्फ बिहार की बल्कि देश की, कि हाँ बिहार में एनडीए मजबूत है। आपने देखा होगा जब सेंट्रल हॉल में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि अब मुश्किल से ये लोग कुछ सीट जीत के आ गए हैं, अगले बार से वो भी उन्हें नसीब नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष की ओर से उनकी बेहतर तैयारी है और वो भी अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी कॉन्शियस है। और जहां तक सवाल रहा उपचुनाव में, तो निश्चित तौर से बीजेपी, जनता दल यू और एलजेपी आर यानी कि चिराग पासवान, इन तीनों जी। का और साथ में हम, इन चारों का जो एक गठबंधन वहां पर बना है, उस गठबंधन को और कैसे मजबूत करें और सभी लोगों का समर्थन एक साथ प्रयास हो। ऐसी स्थिति में उनके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो उन्होंने उपलब्धियां की हैं पिछले 18 वर्षों में, जो खासतौर से युवाओं के लिए उन्होंने काम किया है, बिजली के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, तो इन विषयों को वो लेकर निश्चित तौर से वो भी जाएंगे, विकास को एक मुद्दा वो भी बनाएंगे। लेकिन जो एक बड़े पैमाने पर जो सूबे के जो हालात हैं, युवा बड़े पैमाने पर जो बेरोजगार हैं, वो जो एक पूरा एक चंक है वो आज के डेट में तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है। तो इसका उनके सवाल ढूंढना पड़ेगा। शायद नीट के जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, जी। नीट को लेकर जिस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में कई सारे घटनाक्रम बदल भी सकते हैं सूबे के अंदर। जी बिल्कुल। वेद जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या तैयारी होने वाली है सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उपचुनावों को लेकर? क्योंकि मैसेजिंग के लिहाज से देखें, जो कल को विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी बिल्कुल सौरभ जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उपचुनाव को लेकर मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी बातों को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान, जैसा आपने बताया कि तेजस्वी यादव अब जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाले हैं, तो जो विपक्ष है वो सत्ता की नाकामियों को भुनाने का काम करती है और सत्ता पक्ष वो फिर से वो तेजस्वी यादव के और जंगल राज और तमाम बातें को भुनाने का अपना वो कि जो बीते उनके जो अब हालात रहे हैं, जंगल राज जैसे शब्दों का, तो इन चीजों को लेकर लोगों के बीच जाएगी। और तेजस्वी यादव, मैं समझता हूँ कि जो रोजगार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे तमाम जो मुद्दे जो आदमी के दिलों को छूती है, तो इन चीजों को लेकर अपनी बातों को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, तो इस तमाम चीजों पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल में लोकसभा चुनाव में आप यूपी जैसे, अयोध्या जैसे सीटों का हार जाना, तो वहां पे जैसा कि ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे कि अयोध्या में जो लोकल लोकल लोग थे, तो उनको वहां से जो हटाया गया, तो इन चीजों का भारी विरोध, मतलब आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां जो वोटिंग हुई है वो भाजपा के खिलाफ अपने आप एक अप्रत्याशित तौर पे देश ने देखा। जी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सत्ता पक्ष है, तो सत्ता पक्ष ने जैसे खास कुछ बातें जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है और इन तमाम जो संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पे कितना उन्होंने काम किया है, तो इस पे वो उनका अपना पक्ष उनको रखना होगा। और विपक्ष इन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच जाती है। ये स्वास्थ्य है, शिक्षा, सुरक्षा, ये तमाम संवेदनशील मुद्दों के लिए तौर पे सरकार ने अब तक क्या ऐसा किया है, जो लोग उनसे मतलब खुद को मतलब ये जुड़ा हुआ पाए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सरकार के लिए एक चैलेंज होने वाला है कि जिस तरीके से खासतौर पर युवाओं और जो परीक्षाएं हैं, पेपर लीक हैं और रोजगार का जो मसला है, इसको लेकर जो जैसे आप देखेंगे शिक्षा का मुद्दा, जैसे आपने राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा, नीट जैसे इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के आयोजित होने वाली परीक्षाओं में इस स्तर पे जो आज आप देखने को मिला है, ये सामान्य सी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा आप लोगों से जो 7 विधायकों का मसला है उसको लेकर एक और सवाल है, क्योंकि आप लोगों के बीच, जनता के बीच भी रहते हैं, उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूं कि जैसे
विधायकों का मसला है। विधायक बागी हो जाते हैं, किसी और पार्टी के साथ अचानक से चले जाते हैं, चुन के किसी और दल से आए होते हैं, साथ अचानक किसी और का देने लगते हैं। जनता इसको कैसे देखती है? जनता क्या इसको पॉजिटिवली लेती है कि ठीक है हमारा नेता है, उसने जो फैसला किया है वो ठीक है, या जनता के बीच इन चीज़ों को लेकर अब विरोध होता है? ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे। राजेश जी आप बताइए। देखिए, अगर खासतौर से हम बिहार अपने सूबे की बात करें, हालांकि नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आप चले जाए तो कमोबेश इसी तरह की रूपरेखा देखने को मिलता है। जो जातीय समीकरण है काफी महत्वपूर्ण है। हम भले ही आज हम बात कर ले, विकास की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो कहीं न कहीं कई मायने में उम्मीदवारी कई जो चयन होते हैं उसको बिल्डअप करता है। खास तौर से उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये जरूर है, क्योंकि अब जो युवा वर्ग है अपने सूबे के अंदर वो काफी जागरूक हो गए हैं और वो ये समझते हैं इस बातों को कि हमें किन उम्मीदवारों का चयन करना है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जब भी तमाम दलों की बात करें या पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तो वो अपने उम्मीदवारी को चयन को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं और अपने उम्मीदवारों को एक साफ सुथरा चेहरा को पेश करने की कोशिश करते हैं। उनका एक ताकि वो समाज के अंदर जो वोटर है उनके नब्ज को वो टटोल सके। तो ऐसी स्थिति में वोटरों के ऊपर भी काफी अहमियत रहती है। और इस बार के चुनाव हमें लगता है कि 2025 का जब चुनाव होगा अगर आने वाले दिनों में, तो निश्चित तौर से वोटर्स इन बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जिस तरह के जो सूबे के अंदर जो एक माहौल बन गया, युवाओं के अंदर जो एक माहौल बन गया, क्योंकि पिछले 3 दशकों में आप देखेंगे कि सूबे के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव सा नहीं आया। हाँ, ये बात निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि बिजली हर घर तक पहुंच गई है, लोगों को रहने के लिए घर मिल गया है, लोगों को खाने के लिए अन्न भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरह के जो एक विकास का एक जो पैमाना है, क्योंकि हर लोग चाहता है कि वो विकास के कड़ी से मजबूती के साथ जुड़े। खासतौर से समाज के जो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं वो भी चाहते हैं कि दिल्ली मुंबई आए, कोलकाता जाए, अच्छे मुझे रोजगार मिले, मुझे अच्छी नौकरियां मिले, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर सके। तो ये तमाम जो प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब अब 2025 में नेताओं को देना पड़ेगा। क्योंकि ये हमें लगता है कि 2025 का जो चुनाव होगा जातीय समीकरण का जो बैरिकेड है उसको शायद तोड़े और एक अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर। इन बातों पर वोटरों की नजर निश्चित तौर से रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल वेद जी, मैं भी आपका भी पक्ष जानना चाहूँगा। क्या जनता को फर्क पड़ता है इन चीज़ों से जब वो वोट देते हैं, और जब 7 विधायकों का, बागी विधायकों का जो मसला है उसको लेकर जिस तरीके से चीज़ें खींची जा रही हैं, उन पर फैसला नहीं हो पा रहा है, तो जनता के बीच ये चीज़ें चर्चा की विषय रहती हैं? क्या उनके जो वोट चुनने का, वोट डालने का जो पैटर्न होता है उस पर असर डालती हैं? जी सौरभ जी, आपने बहुत गंभीर प्रश्न आपने आप यहाँ पे रखा है। 7 विधायकों का इस तरह से दल बदल, क्योंकि आपको जो मतदाता ने जो वोट दिया था वो एक अलग विचारधारा थी। आप मतदाता से पूछे बगैर सातों विधायक का ये प्रकरण बताता है कि किस तरह आम आदमी को ठेका दिखाया जाता है। मतदाता ने किसी और के लिए किसी और विचारधारा के लिए आपको वोट दिया, आपने क्या किया? अपना नेतृत्व जो है अपने मतदाता से पूछे बगैर आपने कहीं खुद को ठिकाने लगा दिया अपने मतलब के लिए। तो ये सामान्य अपने आप में स्पष्ट है कि आज के समय में मतदाता इन चीजों की बारीकी को अगर समझेंगे तो मैं समझता हूं कि चुनाव में इन चीजों का फर्क दिखने को मिलेगा। और रही बात, आप देखे होंगे कि विकास की बातें जो है वो चुनावी एजेंडे तक ही सीमित रह जाती है। अब जैसा कि मैं समझता हूं कि चुनाव क्षेत्र में जब उम्मीदवारों का चयन होता है तो वहां ये देखा जाता है कि आपकी जाति की संख्या कितनी है, इस हिसाब से उम्मीदवारी तय की जाती है। तो ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है कि भारत में आज भी भारत की जो राजनीति है जाति धर्म की धुरी पे घूमती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। वेद जी, राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस पूरे मसले पर विस्तार से बात की और हमको और हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया कि बिहार में फिलहाल इन 7 विधायकों को लेकर क्या पॉलिटिक्स चल रही है और इनका क्या भविष्य हो सकता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बाकी हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी इस पूरे मसले पर। मॉनसून सत्र की बिहार विधानसभा की घोषणा हो गई है, 22 तारीख से ये सत्र शुरू होगा। ऐसे में 7 विधायकों का क्या भविष्य होने वाला है, क्या उनके साथ हो सकता है, स्पीकर नंद किशोर यादव क्या फैसला ले सकते हैं, विपक्ष इसको लेकर सदन के अंदर कितना गुस्से में दिख सकता है, कितना एग्रेसिव दिख सकता है, इस पूरे मसले पर विस्तार से हमने बात की। आपका इस पूरे मसले पर ये जो अब तक घटनाक्रम रहा 7 विधायकों का,
उसको लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।